Hello students, myself Rubina Chaudhary and today I am back with another lecture of chemical kinetics. Student, in our previous lecture we have discussed about integrated rate law for gaseous phase. Now we are going to move ahead on one more derivation of a chemical kinetics where we are going to talk about zero order reaction. Student, when I am talking about zero order reaction, what does this mean? Initially what we have seen that whenever we increase our concentration, there is increase or a decrease in the rate of reaction. That means either your rate of reaction will decrease or increase, or simultaneously it happens if I decrease my concentration. If I am decreasing my concentration, that will change my rate of reaction. But when I am talking about zero order reaction, student, this here what happens, whatever is your concentration will not decide the rate of reaction. That means rate of reaction is independent of the reactant concentration. तुम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे हो, तुम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को कम कर रहे हो, तुम्हारा रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन अनचेंज है, इससे तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तुम्हारा जो भी रेट ऑफ रिएक्शन पहले था वही रेट ऑफ रिएक्शन अब भी रहेगा स्टूडेंट्स. तो अगर हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करें स्टूडेंट, तो वी कैन राइट डाउन द रेट ऑफ अ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, द rate of zero order reaction is independent of reactant concentration. Is independent of reactant concentration means student ये concentration पे नहीं depend कर रहा है किसके, reactant के, and remain constant. तुम reactant बढ़ाओ, तुम reactant को कम करो, इससे rate of reaction को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. वो जैसा था बेटा वो वैसे का वैसा ही रहेगा. ये तुम्हारे ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेफिनेशन है. अब हम आगे जाके क्या करने वाले हैं बेटा, हम एक छोटा सा डेरिवेशन करने वाले हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं. फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक माई ए एज अ रिएक्टेंट और वो मुझे जाके आगे देने वाला है प्रोडक्ट. ए मुझे रिएक्टेंट मिल गया और आगे जाके वो ए मुझे प्रोडक्ट दे रहा है. जैसे तुमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में किया था बेटा, सबसे पहले हम अपने इस इक्वेशन का डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लेंगे. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज द differential rate law of above equation is, the differential rate law of above equation is, बेटा क्या हो जाएगा तुम्हारा रेट लॉ, your rate will be, rate is equal to माइनस, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर से देखा है माइनस हम ये शो करते हैं कि ये मेरा रिएक्टेंट है और टाइम के साथ साथ वो कम हो जाएगा, माइनस d/dt ऑफ a. ये मैंने डिफरेंशियल रेट लॉ लिख लिया. आगे जाके बच्चा मैं यहीं पे रेट कांस्टेंट लिखूंगी के डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा, अब रेट कांस्टेंट लिखूंगी तो k और यहाँ पे मेरा a. बेटा क्योंकि इसका ऑर्डर ज़ीरो है ना, मैंने इसके पावर पे भी ज़ीरो दे दिया. इसका ऑर्डर ज़ीरो था मेरे रिएक्टेंट ए का, एंड दैट्स वाई मैं इसके पावर में भी क्या दे रही हूँ, ज़ीरो दे रही हूँ. और मैं आगे ये बात को एक्सप्लेन कर देती हूँ. a raised to 0 is because, I will write down whole, because
is a zero order reaction because it is a zero order reaction और इसलिए बच्चा हमने क्या किया, इसके पावर में ज़ीरो डाल दिया है। अब बेटा यू नो वेरी वेल एनीथिंग रेज टू ज़ीरो विल गिव मी ऑलवेज वन, राइट स्टूडेंट्स। तो माई दिस होल टर्म ए नॉट रेज टू ज़ीरो विल बिकम वन, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, मुझे सिर्फ और सिर्फ मिल जाएगा के, मतलब अब मेरे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो मेरा रेट मुझे मिल जाएगा, रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग बेटा, और इसको तुम मार्क कर लो एज इक्वेशन वन। इसको हमने मार्क कर लिया, अब अपना इक्वेशन नंबर वन। इक्वेशन नंबर वन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। रीज़न, जैसे कि तुमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ में देखा होगा, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का हमेशा क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो सके, टू मेक द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन पॉसिबल, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू सिंपली make this equation, I will rearrange this equation so that integration becomes possible. तो हमारा जो next step होगा that is rearranging equation 1। हम equation 1 को rearrange करेंगे, we get, हमें मिल जाएगा। अब बेटा इक्वेशन ए को रीअरेंज करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अपने डी टी को एक तरफ भेज दूंगी। आई विल राइट डाउन डी ए इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। ये मैंने अपने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया एंड आई एम गोइंग टू मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 2। मेरा इक्वेशन रीअरेंजमेंट के बाद हो गया है डी ए इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू डी टी। नाउ आई कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। सो फॉर इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स आई नीड लिमिट्स, राइट बेटा। इंटीग्रेशन करने के लिए हमें लिमिट्स की ज़रूरत है। तो अब हम आगे जाके क्या करने वाले हैं बच्चा, हम अब अपना लिमिट डिसाइड कर लेते हैं। इंटीग्रेशन लिमिट्स मेरा क्या होगा, अगर मुझे इंटीग्रेट करना है तो आई विल राइट डाउन इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स। अब देखते हैं क्या क्या लिमिट्स है मेरी। बेटा इनिशियली ना जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट किया, ए जो था, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब मेरा रिएक्शन शुरू हुआ तो ए जो था वो ए नॉट था, और उस टाइम पे क्योंकि मेरा रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो आई विल राइट डाउन एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, और उस समय पे मेरा जो टाइम है स्टूडेंट्स, माई टाइम वॉज 0। अब कुछ टाइम के बाद यहाँ पे मेरा a इज इक्वल्स टू ए नॉट था और वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। अब आगे जाके माई a विल बी इक्वल टू ए टी, मेरा जो a है वो ई टी के बराबर होगा एट टाइम t इज इक्वल्स टू टी। मेरे जो टाइम ले लिया है आफ्टर टाइम t, मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो a नॉट था अब वो आगे जाके ए टी हो गया। तो स्टूडेंट्स मेरा लिमिट a के लिए हो जाएगा लोअर लिमिट a नॉट, अपर लिमिट ए टी, टाइम 0 और टाइम t। इस तरह से मुझे क्या मिलेगा, मुझे अपना लिमिट्स मिल जाएगा। तो आगे करेंगे इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2। हमें अपने इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट करना है बिटवीन लिमिट्स। अब तुम चाहो तो सब कुछ लिख सकते हो, ए नॉट टू ए टी, बिटवीन लिमिट ए नॉट टू ए टी एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 to t इज इक्वल्स टू
t. You can write down this particular thing or you can directly do. अभी आपने limits decide कर लिया है तो this things will make already understood. अब बच्चा हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वेशन को dA को इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस के, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, माइनस और के को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे आ गया मेरे पास dt. dA का लिमिट था a0 बाई at, स्क्वायर ब्रैकेट में रखो क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन स्पेसिफाई कर रहा है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे तुम्हारा टाइम t. अब जब तुमने इसको इंटीग्रेट कर लिया है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमें मिला ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट dA का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स विल गिव यू a. dA का इंटीग्रेशन होगा a, तो यहाँ पे तुमको इंस्टेड ऑफ dA यू विल गेट a and here you are writing down lower limit and here you are writing down upper limit is equal to minus k. dt का इंटीग्रेशन will give you t, यहाँ पे 0, यहाँ पे t. अब तुम अपने लिमिट्स की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लोगे. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लिमिट्स, हमें क्या मिल जाएगा बच्चा, अपर लिमिट 80 माइनस लोअर लिमिट a0 इज इक्वल टू माइनस के, और बेटा t का क्या आ जाएगा, t माइनस 0, तो इट विल बी नथिंग बट t. तो तुम्हें इक्वेशन मिल गया 80 माइनस a0 इज इक्वल्स टू माइनस kt. This is what you are getting student, 80 minus a0 is equals to minus kt. अब बेटा अगर तुम्हें इस इक्वेशन को, क्योंकि मैं k के टर्म में वैल्यू चाहती हूँ, I want my k as a positive number. तो because I want my k as a positive number, I will shift this whole term this side. तो वो मुझे दे देगा kt इज इक्वल्स टू, और जब मेरा ये टर्म उस तरफ जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस a0 उधर जाके हो गया प्लस a0 माइनस at, यहाँ पे आ गया at. और अब फाइनली ये तुमको मिल गया है तुम्हारा इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए. kt इज इक्वल्स टू माइनस a0 माइनस at. अब अगर मैं सिर्फ k को चाहती हूँ, इफ आई वॉन्ट ओनली k दिस साइड, वॉट आई कैन डू हियर स्टूडेंट, आई कैन डू वन मोर स्टेप एंड फ्रॉम दैट आई विल गेट, therefore k is equals to a0 minus at and the whole term is divided by t. ये तुम्हारा इक्वेशन है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. Student, this is your reaction for zero order reaction. This is your final equation which is even important for you to remember whenever we are solving a numerical. देखो बेटा, हमने बहुत सिंपली जो सारे स्टेप्स तुम्हारे ना इंटीग्रेटेड रेट लॉ के थे सब कुछ वही किया है शुरू से आखिर तक. सिर्फ क्योंकि कुछ जगह पे चेंजेस आए हैं, तुम्हारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में तुमको एक नया इक्वेशन मिल रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ वो चेंजेस आए कहाँ पे. इंटीग्रेटेड रेट लॉ में तुमने ए एज अ रिएक्टेंट लिया था और दूसरी तरफ तुमको प्रोडक्ट मिल रहा था. फिर हमने डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा, ठीक है. तो डिफरेंशियल रेट लॉ लिखते वक्त ये पूरा प्रोसेस सेम था, लेकिन इंटीग्रेटेड रेट लॉ में यहाँ पे ज़ीरो नहीं था, यहाँ पे 1 था. तो हमें आगे पूरे के ए को कंटिन्यू करना था. पहला चेंज तुमको यहाँ पे मिला, फिर मुझे dA बाई ए मिल जाता था, बट यहाँ पे अब मुझे सिर्फ dA मिल रहा है. तो जब मैं dA बाई ए का इंटीग्रेशन निकालती थी नेचुरल लॉग मिलता था, लेकिन यहाँ पे जब मैं सिर्फ dA का इंटीग्रेशन निकाल रही हूँ तो मुझे a मिल रहा है. रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज सेम. All these steps whatever we are doing is completely similar whatever we have done in integrated rate law. a तुम्हारी इनिशियल a0 और at तुम्हारा लिमिट हो गया टाइम 0 से लेके t के बीच में, एवरीथिंग वॉज सेम. बट द ओनली थिंग इज हियर, हमारा a0 के ऊपर ऑर्डर
ज़ीरो होने की वजह से द होल वैल्यू बिकेम 1 और हमें इसलिए dA बाई ए का इंटीग्रेशन की बजाय हमने सिर्फ dA का इंटीग्रेशन निकाला। तो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब जब हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है बेटा, तो आगे जाके हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो बहुत ही छोटा सा टॉपिक होगा, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके लिए बेटा आपको ये अपना फाइनल इक्वेशन याद रखना है, k इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी, विच वी आर गोइंग टू सी इन आर नेक्स्ट लेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ नोट डाउन इफ़ यू वांट टू टेक एनीथिंग। स्टूडेंट्स, आज हमने अपना ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर।